हेलो बच्चों। मैं विश्वदीप त्रिपाठी आपका अपने केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि पिछले क्लासेस में हम सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे, सॉल्यूशन में जहां पर हम कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ रहे थे, और कंसंट्रेशन टर्म अपने नीट जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो आप इसके जो फार्मूला से हैं उनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं फार्मूले से ही हो पाएगा। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर फार्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं होगा, सीधी बात है। चलिए, तो कल हमने, जैसे आपने देखा होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल आपने देखा था कि मैंने आपको डिस्कस किया था अपना टॉपिक मोलैलिटी, राइट। तो आज उसी के आगे कंटिन्यू चलते हैं, फिर कुछ और फार्मूलेज आज हैं उन पर आगे डिस्कस करते हैं। तो इसी में आगे नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा और साथ में नोट्स बनाते चले जाइएगा, जिससे आपको बेनिफिट रहेगा। जो मैंने फार्मूले लिखा है उन्हें रेगुलर एक अलग कॉपी में लिखते चले जाइए, उनका एक अलग फार्मूले का एक अलग कॉपी बनाइए और उनको अलग उसमें लिखिए फार्मूलाज को, ताकि आपको सारे फार्मूला एक जगह एग्ज़ाम के दौरान रिवीजन करने में आसानी हो। वो एक जगह रहेंगे तो ईज़िली आप उन्हें लर्न कर पाएंगे। तो चलते हैं आगे, हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो, रिलेशन बिटवीन। अगला टॉपिक है अपना आज, नेक्स्ट हम आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, हम किसके बीच रिलेशन दिखा रहे हैं? मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी के बीच हम रिलेशन को डिस्कस करेंगे, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी के बीच, ठीक है। तो चलिए, अब मोल फ्रैक्शन को मैंने आपको बताया था कि इसको काय से रिप्रेजेंट करते, तो मान लेते हैं हमारे पास सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। चलिए, तो इसी के डेरिवेशन पर चलते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास बी सॉल्यूट है, बी सॉल्यूट एंड ए सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। बात क्लियर? बी सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्वेंट को। तो इसी में देखिए, बी सॉल्यूट और ए सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज द, हम इसको लिख दे रहे हैं एक्स बी बाई एक्स ए। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन कर, यानी कि क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हम इसको स्मॉल एन और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? कैपिटल एन से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अगर फॉर्मूले को? अगर हम आपके पास फॉर्मूले में आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल किसके बराबर हो जाता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। आपको ये मैंने नंबर ऑफ मोल में वहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि नंबर ऑफ मोल मास और डिवाइड किससे होता है? मोलर मास से। तो ठीक है, अगर अब हम सॉल्यूट के लिए बात कर रहे हैं और हमारा सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? बी है, राइट। बात क्लियर? तो मास दैट इज डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट के रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा। और फिर इसी तरह अगर इसमें हम सॉल्वेंट के लिए आ जाएं तो उसके लिए भी मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और सॉल्वेंट हमने किससे रिप्रेजेंट किया है बच्चों? सॉल्वेंट ए से रिप्रेजेंट किया है, तो दैट इज मास W से रिप्रेजेंट हो रहा है एंड मोलर मास कैपिटल M से रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी कि अगर हम इसको मॉडिफाई करें, चेंज करते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी एज इट इज़ रहेगा, और ये वाला सारा टर्म ऊपर चला आएगा, तो दैट इज इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, राइट। बात क्लियर? समझ गए बातों को? अब हमारे को ये टर्म मिल रहा है, यानी कि हम अगर देखें तो अब क्या लिख सकते हैं अपना, यानी कि ये एक्स बी
अपॉन एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज हम इसमें क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, राइट, बात क्लियर। अब देखिए अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका एम ए का भी ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो हम इसको कितना लिख रहे हैं, एक्स बी एक्स ए, और आपका एम ए ट्रांसफर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, सॉरी ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो ये यहाँ पे आपका एम ए आ जाएगा इंटू एम ए एंड 1000 से मल्टीप्लीकेशन, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे भी उसी तरह डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो याद करिए मोलैलिटी दैट इज द, आया कि नहीं, मोलैलिटी से टर्म को रिलेट कर रहा है कि नहीं, आपका इतना टर्म मोलैरिटी से कोरिलेट कर रहा होगा, कितना, ये जो आपने लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, ये टर्म मोलैलिटी के इक्वल हो जाएगा, मोलैलिटी के, यानी हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एक्स बी इंटू 1000 अपॉन एक्स ए इंटू एम ए। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ है, ये क्लियर। ये एक चीज़ आपको क्या पता है, क्योंकि हमें ये पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन दोनों की यूनिटी होती है, मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस किया था कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, अंडरस्टूड। तो अब अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स ए हमारे पास गिवन है, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, हम ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, ये वाला टर्म इन द प्लेस ऑफ एक्स एम लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल। तो मोलैलिटी दैट इज एक्स बी इंटू 1000 1 माइनस एक्स बी इंटू एम ए, यानी अपर फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, वो उसको ऐसा भी एग्जाम में दे सकता है क्या, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं एग्जाम में, एज इट इज़ हर चीज़ नहीं दी जाती है, कभी कभी बदलाव भी रहते हैं उसमें कंफ्यूज करने के लिए। तो ठीक है, आप ये समझ गए। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द मोलैलिटी एंड द मोल फ्रैक्शन, एंड इन दैट केस यू कैन सी दैट देयर इज द 2 फॉर्मूलाज इज गिवन नाउ, राइट। तो ये आपके फॉर्मूला हैं जिनसे बेस आप क्वेश्चन करेंगे, ओके। चलिए अब इसके बाद अब देखिए हम अब इसके बाद अब आगे चलते हैं, कल आपको इसी तरह इसका भी बता दिया था, एक और रिलेशन आते हैं, नेक्स्ट अपना पॉइंट है, इसी से नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन, अगला पॉइंट आता है ना बच्चों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आराम से, परेशान होने का नहीं, पढ़ते जाइए भाई, पढ़ने का ही है। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी के बीच ये रिलेशन चल रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट, तो इसे हम डिराइव नहीं करते, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला डिस्कस कर देते हैं, डेरिवेशन के पीछे नहीं जाते क्योंकि इतना डेरिवेशन आता नहीं है। तो डायरेक्ट 1 बाई एम दैट इज इक्वल टू द रो बाई कैपिटल एम माइनस एम बी अपॉन 1000, एम बी अपॉन 1000, ये हो जाएगा आपका रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, जहाँ पे स्मॉल एम बच्चों बिल्कुल क्लियर है क्या होता है, अभी मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा जो स्मॉल एम होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल बात सही, दैट इज द मोलैलिटी। कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को। एम बी किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर
एंड रो किसको रिप्रेजेंट करता है? दैट इज द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, दैट इज, इसको हम रो बोलते हैं, ये दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ये थोड़ा लिखने में अभी दिक्कत हो रही है ना, ये आई रहेगा यहाँ पे, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। चलिए ये रिलेशन क्लियर हो गया। अब आते हैं अपना अगला पॉइंट, नेक्स्ट आते हैं, आपको मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई। चलिए इसके बाद एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, दैट इज द ये कौन सा नंबर आ जाएगा आपका? 8 पॉइंट था, 9 पॉइंट आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों, बिल्कुल क्लियर। तो अब हम लिखते हैं 9 पॉइंट में नॉर्मेलिटी। 9 पॉइंट में हम इसको डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी को, और 10 पॉइंट में फॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी ये सीधा सा सबसे सिंपल सा है, कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन इसका सिंबल होता है। नॉर्मेलिटी, अब आते बात डिफिनीशन की। नॉर्मेलिटी डिफाइन किसको करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द, यानी आते हैं इसके, इट इज डिफाइंड एज द, चलिए it is defined as the number of gram equivalent of solute present in per liter of solution। ये solution को साइड शॉर्ट में लिख रहे हैं, राइट। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। नॉर्मेलिटी में थोड़ा ध्यान देने का रहता है, इसमें कई सारे फॉर्मूले लगते हैं, तो देखते हैं, चलिए आते हैं। नॉर्मेलिटी का जो नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू द नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट equivalent number of gram equivalent of solute volume of solution in liter, volume of solution in liter। अब या इसी को ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute, number of gram equivalent of solute and अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम किस में ले लें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इसको लीटर में ना लेकर के अगर हम ml में लेते हैं तो दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 1000। वहां पे हम उस केस में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये दोनों ही फॉर्मूले यहां एराइज होते हैं। एक फॉर्मूला ये जनरेट हुआ और एक आपका फॉर्मूला ये जनरेट हुआ, ये दोनों ही फॉर्मूले आपको यहाँ जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल में ये वाला ही फॉर्मूला आपको यूज में आएगा, राइट। ऊपर वाला तो उतना जनरल है, फॉरवर्ड जैसा डिफिनीशन है एज इट इज़ है,
राइट। अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात आती है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। नंबर ऑफ, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, ये आपको मास ऑफ सोल्यूट दिया होगा इन ग्राम में, इसको हम डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट मास से, दैट इज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट होता है इसके बारे में देखिए। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट mass that will be the equal to the molar mass and that is divided by the acidity, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, फॉर बेस के लिए। अगर वही आ जाए एसिड के लिए, यानी सेम फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास, दैट इज वहां पे क्या हो जाएगा, मोलर मास, और वहां पे एसिडिटी की जगह नीचे क्या आ जाएगा, बेसिसिटी, और ये किसके लिए आ जाएगा, फॉर एसिड के लिए। यही बात क्लियर। यानी इस केस में आपको देखा जाए तो टोटल आपको 3 फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई। पहला ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपके पास ये नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, उसको कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप इसके बाद अब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं तो इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द मोलर मास, ये वाला फॉर्मूला। अब आप ये दोनों फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक अगर जो क्वेश्चन में रहेगा वो देखना पड़ेगा। अगर बेस पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर एसिड पूछ रहा है तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज में आएगा। राइट, बात क्लियर। तो चलिए आपको नेक्स्ट इसी में आगे डिस्कस करते हैं। फॉर्मूले आपने नोट कर लिए, चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं। अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट, इसमें यूनिट क्या आ जाएगी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर ही था, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। राइट, चलिए इसी तरह उसमें कुछ मैंने आपको बताया था मोलैरिटी में 1 मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, उसी तरह कुछ टर्म यहाँ पे भी हम आपको नोट में डिस्कस करते हैं। चलिए ये हो गया, तो कुछ पॉइंट और आपको देख लीजिए नोट में, आप यहाँ पे लिख लीजिए नोट। बिल्कुल सही है ना बच्चों, समझ रहे हैं ना चीज़ों को, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाती है कि जो थोड़ा कंफ्यूजन करेगी या क्वेश्चन में रहेगा। जैसे अगर आप बात करिए कि 1 नॉर्मल सोल्यूशन, 1n लिख दिया, तो आप इसको क्या कह सकते हो, अगर 1n लिखा हुआ है बच्चों तो दैट इज कॉल्ड 1 नॉर्मल सोल्यूशन। 1 नॉर्मल सोल्यूशन, समझ रहे बच्चों को। या नॉर्मेलिटी, यानी कि क्या कह सकते हैं, ऐसे सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी की वैल्यू ऐसे सोल्यूशन की 1 है, नॉर्मेलिटी की वैल्यू 1 होगी ऐसे सोल्यूशन के लिए। अगर इसको 0.5n कह दे, 0.5n, यानी इसको कितना हो जाएगा, n/2, एंड दैट इज द कॉल्ड सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। इसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, सेमी नॉर्मल सोल्यूशन, इसको हम सेमी नॉर्मल बोलेंगे। अगर हम मान लीजिए कि 0.1 ले लें, 0.1 नॉर्मल बोल रहा है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, n/10, और इसको हम कितना बोलेंगे, डेसी नॉर्मल सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द डेसी नॉर्मल सोल्यूशन। अंडरस्टूड। चलिए इसको नोट कर चुके, 1 नॉर्मल, सेमी नॉर्मल एंड डेसी नॉर्मल।
चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला पॉइंट इसी में, ठीक है। अगर आपको 0.01 n कहता है तो वहां पे कितना हो जाएगा, n/100 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, सेंटी नॉर्मल solution, that is called the centi-normal solution। and 0.001 n बोल रहा है तो that is also in that case हम इसे क्या बोलेंगे, n/1000 लिख सकते हैं इसको, n/1000 and that is called milli-normal solution, that is called the milli-normal solution। तो ये कुछ आपको नोट्स में मैंने डेसी, सेंटी, मिली, नॉर्मल ये सब बता दिया आपको, ठीक है। एक रिलेशन है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो यहां पे क्या हो जाता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी के बीच एंड रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ये भी यूज में आता है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। यहाँ पे ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, राइट है। n फैक्टर आते हैं, आगे डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, एसिडिटी फॉर बेस एंड बेसिसिटी फॉर एसिड। तो अब ये चीज क्या होती है, देखिए इसको, इसको समझते हैं। यानी देखिए कोई भी अगर हम पहले क्या ले लें, एसिड के लिए क्या आ जाएगा, बेसिसिटी आ जाएगा। बेसिसिटी किसके लिए आ जाएगी, फॉर एसिड। चलिए अगला बेसिसिटी को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते इसको। बेसिसिटी, ये बेसिसिटी किसके लिए होगी, फॉर एसिड के लिए होगी, एसिड के लिए होगी, है ना बच्चों, बिल्कुल समझ रहे बातों को ना। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है आपका HCl। अब HCl अगर वाटर में डिसोसिएट करेगा तो ये किस में डिसोसिएट करेगा, H+ और Cl- में। अब आपको इस केस में कितने OH लगेंगे टू फॉर्म न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल, यानी नंबर ऑफ OH वाटर रिक्वायर्ड, वही आपका क्या आ जाएगा, बेसिसिटी आएगा। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे H+ आपका एक ही जनरेट किया है और एक OH लगेगा, यानी H+ एक हाइड्रोजन आयन और OH- एंड अदर इज द हाइड्रोक्साइड आयन। ये आपका कौन सा आयन है, इसको हम हाइड्रोजन का ऑक्साइड, दैट इज द कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। एंड इन दैट केस ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे, वाटर बनाएंगे। यानी यहाँ पे जो बेसिसिटी की वैल्यू आएगी, यानी नंबर ऑफ बेसिसिटी हुआ क्या, दैट इज डिफाइन हम करते कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन required to न्यूट्रलाइज की बात कर रहा है। न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है, वाटर अपना न्यूट्रल ही है। टू नंबर ऑफ OH माइनस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने OH की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस केस में अगर देखा जाए इस एग्जांपल में, तो इसकी बेसिसिटी बच्चों कितनी आ जाएगी वैल्यू, बेसिसिटी इस केस में कितनी आएगी वैल्यू, आंसर इसका क्या होगा, 1 होगा। समझ रहे बच्चों, बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। एक एग्जाम्पल और आपको दिखा देते हैं। तो जैसे इसका सिमिलर एग्जाम्पल इसी तरह क्या आ जाएगा, HNO3 का भी देख लीजिए। HNO3 अगर आप देखें, नाइट्रिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड है ये। इस नाइट्रिक एसिड को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, दैट विल डिसोसिएट इनटू द H+ आयन एंड NO3-, दैट इज द कॉल्ड नाइट्रेट आयन। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे भी वही केस है, सिमिलर केस है। एक H+ है तो कितने OH लगेंगे, 1 OH लगेंगे। H+ एंड 1 OH- आयन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दिस इनटू द वाटर मॉलिक्यूल सो दैट
वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए। तो यहाँ पे बेसिसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट इक्वल टू बेसिसिटी की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, बेसिसिटी की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, है ना बच्चों। इसके लिए बेसिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। समझ गए, बिल्कुल समझ गए हैं। तो अब देखिए, अगर हम आपको H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, लैब में बहुत अच्छे से यूज होता है। दैट सल्फ्यूरिक एसिड पहले ये डिसोसिएट करता है तो H+ आयन में एंड HSO4- में, फर्स्ट ये इसमें डिसोसिएट करता है। अब ये दोबारा HSO4- दैट आयन विल फर्दर डिसोसिएट इनटू द H+ आयन एंड द सल्फेट आयन, राइट, बात क्लियर। ये दोबारा टूटेगा HSO4-, राइट। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको H+ यहाँ पे भी जनरेट कर रहा है और H+ कहाँ जनरेट कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है, दो H+ हैं। यानी कि 2H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ OH आयन इज रिक्वायर्ड ऑल्सो भी 2, उसमें भी 2 लगेंगे। तो इन दोनों के जुड़ने से आपका वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो इन दैट केस बेसिसिटी इज इक्वल टू 2, राइट, बात क्लियर, समझ में आ रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस में कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है कि फॉस्फोरिक एसिड वाला केस आता है, H3PO4 जैसे फॉस्फोरस के एसिड्स होते हैं। तो हम एक फॉस्फोरस का एसिड ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द H3PO4। जैसे कि नीट जेईई में थोड़ा इस टाइप की बातें होती हैं, ये बच्चों वाली बातें तो आपको समझाने के लिए। अब तक जो एग्जाम्पल पहले वाले मैंने डिस्कस की, ये जो मैंने पहले वाले डिस्कस किए हैं अब तक, ये आपको किसके लिए समझाने के लिए डिस्कस किए, क्यों ये आपके बोर्ड में हो गया या 11-12 तक ठीक है, लेकिन नीट जेईई के लिए कॉन्सेप्ट नहीं ठीक है, ठीक है। तो अपने उसके कॉन्सेप्ट की ओर आते, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये H3PO4 है, फॉस्फोरस का एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, राइट, बात क्लियर। इसमें कैसे होगा, तो देखिए फॉस्फोरस के केस में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड पहले एक ऑक्सीजन से बना लेगा, ये काम हम सबसे पहले कर लेंगे। फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 5 होती है, राइट, बात क्लियर। तो 1 पहले इसने कितने बना लिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना लिए। ये आपको सबसे पहले करना, आपको ट्रिक बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जनरेट करेंगे। अब बचेगी आपके पास ऑक्सीजन, कितने बचे, अभी आपके पास 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं, तो तीनों ऑक्सीजन आपके नीचे यहाँ सिंगल बॉन्ड में आ जाएंगे। और H आपके पास कितने पास, आपके पास H कितने हैं, 3H है, सबको ऑक्सीजन के पास एक एक दे दीजिए, राइट, बात क्लियर। यानी अब ये डिसोसिएट होगा, यानी कि एक बार ये यहाँ ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये देखिए ऐसा P डबल बॉन्ड O पे माइनस और ये H+ निकलेगा एंड दैट विल ऑल्सो दी OH एंड दैट विल ऑल्सो दी OH, बात क्लियर। तो इसी तरह एक बार ये कौन से इस एक टाइम में ये इस हाइड्रोक्साइड आयन को, फिर नेक्स्ट इसको, फिर उसके बाद आता है तो नेक्स्ट ये इस OH आयन को रिलीज कर देगा, राइट, बात क्लियर। तो टोटल हो जाएंगे कितने, 3। यानी इन दैट केस यहाँ पे जो आपकी बेसिसिटी की वैल्यू आ जाएगी, यानी समझ गए ना, ये वाला H जाएगा सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम में ये वाला H, तो बेसिसिटी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। आई बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, ये बेसिसिटी फॉर एसिड पढ़ लिए, तो इसी तरह आते एसिडिटी फॉर बेस आएगा, अगला पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं, समझ गए। इसको आप नोट करते जाइए, बिल्कुल इधर उधर नहीं करिए, बिल्कुल आराम से समझते जाइए, किसी को कोई दिक्कत। आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें बच्चों, बीच बीच में अब ऐसी चीज़ें कहनी पड़ती हैं तो आप समझते जाइए, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट हम एकदम आराम से धीरे धीरे लेके चल रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, राइट। और ना हम आपको यहाँ पे डांस दिखा रहे हैं, सीधे कॉन्सेप्ट की बात है, कभी नहीं दिखाएंगे आपको। यूट्यूब पे चैनल अगर आपको प्रॉब्लम्स भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको टेलीग्राम लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। अब चलिए अगला पॉइंट अपने पास आता है
बेसिसिटी फॉर एसिड हो गया, तो एसिडिटी फॉर क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, एसिडिटी। एसिडिटी ये टर्म किसके लिए यूज होगा, फॉर बेस के लिए यूज होगा, बिल्कुल सही बात। चलिए अब इसमें आते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, सबसे अच्छा बेस लैब में यूज हो रहा है, राइट, बात क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सोडियम ये क्या करता है, पानी में डिसोसिएट किया, एक्वस, राइट, NaOH Na एक्वस, और ये भी हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ आया, एक्वस फेज में आया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, बेस एसिडिटी फैक्टर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड, number of H plus required to neutralize OH minus आयन। OH माइनस आयन यानी कि न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, यानी वाटर बना रहे हैं, वाटर न्यूट्रल, सीधी सी बात, क्लियर बात। तो अब ये देखिए यहाँ पे OH आपके पास एक है, OH माइनस आयन, एंड दैट विल रिक्वायर द 1 H प्लस आयन। तो कितने H+1 लगे, तो यहाँ पे आपका ये जनरेट करेगा क्या, वाटर। और तो इसकी एसिडिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 एसिडिटी, इसके लिए आंसर कितना आ जाएगा आपका, H+1 लग रहा है तो आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। In that case, you can see that calcium dissociate into the Ca+2 ion and 2OH minus ion will be produced in that case. 2OH माइनस आयन हो रहे हैं, यानी सीधी सी बात है, अगर 2 OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो H प्लस भी हमारे कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, 2 होंगे, एंड दैट विल प्रोड्यूस द 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो इन दैट केस एसिडिटी का आंसर भी कितना आ जाएगा, एसिडिटी का भी आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर दैट। यहाँ यह है, यहाँ पे यह है, तो बहुत आसान सा है, ये आपको क्वेश्चन देता है तो वहाँ पे देखिएगा, इसको करेंगे हम क्वेश्चन, वहाँ पे दिखाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, अपना लास्ट पॉइंट 10th पॉइंट बचा हुआ है, दैट इज द कॉल्ड फॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। अब अगला पॉइंट आपका आता है 10th, एंड दैट इज द लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, राइट। फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मेलिटी की डिफिनीशन क्या हो जाती है बच्चों की, फॉर्मेलिटी क्या डिफाइन करते हैं, it is defined the formula mass in gram present in per liter of solution, right। देखिए it is defined as the ब्लू पेन से लिख देते हैं क्योंकि हेडिंग अपना, it is defined as the formula mass it is defined as the formula mass in gram present in per liter of solution, present in per liter of solution। इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी। इसका यूज कहाँ होता है, अगला पॉइंट इसमें, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर, इट इज मेनली यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड, it is mainly used for ionic compound in which there is no existence जहाँ पे मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस नहीं होता, वहाँ पे बच्चों क्या होता है आयनिक के केस में, जैसे NaCl आपका आयनिक कंपाउंड है, NaCl, तो यहाँ पे क्या जनरेट करते हैं, आयंस जनरेट करते हैं, राइट, बात क्लियर। सोडियम आयन, कैटायन एंड एनायन, क्लोराइड आयन, बात क्लियर। तो दैट इज एप्लीकेबल फॉर द आयनिक सिस्टम ओनली। चलिए आगे बात आती है, तो अब देखिए
मैंने अब सारे कंसंट्रेशन टर्म जितने आपके सिलेबस में थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए, राइट। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे काम की बात आती है, कुछ कंसंट्रेशन टर्म बड़ा अलग से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ इसमें कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगे, कुछ टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेंगे। तो वो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म हैं जो टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगे? यानी कि पहली बात आती है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, राइट। बात क्लियर, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, और फिर बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी उसका टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, टेम्परेचर से कंसंट्रेशन पे कोई बदलाव नहीं आएगा। और ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर चेंज होगा तो कंसंट्रेशन में भी बदलाव आएगा। यानी ये कंसंट्रेशन टर्म हमारे लैब के लिए सुटेबल नहीं है। सीधी बात, पहले तो ये बात आती है कि दीज टर्म आर नॉट सुटेबल, दीज टर्म आर नॉट सुटेबल फॉर लैब कंडीशन, फॉर लैब में अगर हम तैयार कर रहे हैं तो वहाँ के सॉल्यूशन जो भी बनाए जा रहे हैं उनके लिए इस टर्म का हम यूज़ नहीं कर सकते। तो सीधा सा बात याद रखिए, जिसके केस में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ रहा है वो वॉल्यूम क्या हो रहा है? बदलाव आएगा ही आएगा। यानी क्या हो गया? कौन कौन से टर्म हो गए याद करिए, मैंने अब सारे टर्म आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ रहा है, ये सुटेबल नहीं है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ रहा है, टेम्परेचर बदलेगा वॉल्यूम बदलेगा, सुटेबल नहीं है। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन रिप्रेजेंट करिए, वहाँ पे देखिए वॉल्यूम आ रहा है, दैट इज नॉट सुटेबल। मोलैरिटी में क्या आ रहा है? इसमें भी वॉल्यूम आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी यहाँ पे भी, सो मोलैरिटी भी नहीं सुटेबल है। ppm दैट इज ऑल्सो नॉट सुटेबल, राइट, बात क्लियर। नॉर्मेलिटी आप देख ही चुके थे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है, दैट इज ऑल्सो चेंजेस विद द टेम्परेचर। एंड फॉर्मेलिटी तो है ही है, फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो ये भी नहीं। यानी ये सारे टर्म दैट इज नॉट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन टर्म इनसाइड द लैब। तो इनसाइड द लैब विच कंसंट्रेशन टर्म इज द मोस्ट सुटेबल? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म इज द मोस्ट सुटेबल, सो दैट वी कैन राइट हियर दैट द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, कौन से कंसंट्रेशन टर्म हमारे लिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे? दैट विल टेम्परेचर डू नॉट अफेक्ट दीज कंसंट्रेशन टर्म एंड दीज कंसंट्रेशन टर्म मोस्ट सुटेबल फॉर द लैब कंडीशन। दीज कंसंट्रेशन टर्म आर more suitable फॉर लैब के लिए हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं। तो जिनमें नीचे मास आता है, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? जिनमें नीचे मास आना चाहिए, दैट इज द बेस्ट वे। परसेंटेज वेट बाय वेट, बात क्लियर, परसेंटेज वेट बाय वेट। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, राइट। तो ज़्यादा बेटर क्या होता है? हम लीटर वीटर में लेके चलते हैं ना, तो मोल फ्रैक्शन तो बेटर नहीं। तो हमारे लैब कंडीशन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है क्या है? मोलैलिटी, राइट, बात क्लियर। परसेंटेज वेट बाय वेट ये बहुत इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ में ज़्यादा आता है, वहाँ पे लार्ज अमाउंट में होता है। अपना लैब में इतना ज़्यादा बनाते नहीं, 1-2 लीटर बनाते हैं। तो मोलैलिटी यहाँ पे मोस्ट सुटेबल मेथड लैब के लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने अब तक आपने यहाँ पे मैंने बच्चों सारे कंसंट्रेशन टर्म आपको डिस्कस कर दिए। अब तक जितने आपके सिलेबस में कंसंट्रेशन टर्म हैं वो सारे कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर दिए। तो बेटर है कि आप सारे कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूला को एक जगह कॉपी में नोट करें और उसका रेगुलर रिवीजन करते रहें ताकि आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा वो, ठीक है।
अब हम इसमें हमें लगाना होगा क्या, न्यूमेरिकल। तो ठीक है बच्चों, हम अगले क्लास में फिर इसमें क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। कुछ आप लोग भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, खाली चैनल देख रहे हैं, राइट। तो थैंक यू बच्चों एंड गुड नाइट बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे।